नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के 7 बजे के प्रोग्राम में। प्रधानमंत्री मोदी G7 में जा रहे हैं और रास्ते में गए हुए हैं साइप्रस। अब साइप्रस वो क्या करने गए हुए हैं? साइप्रस बहुत छोटा सा मुल्क है, उसकी आबादी दिल्ली के किसी इलाके की आबादी से भी कम है, कोई ताकतवर मुल्क भी नहीं है। तो साइप्रस में नरेंद्र मोदी क्या करने गए हुए हैं? कल आईटी सेल ने पूरा एक माहौल बनाया, पूरा एक आप कह सकते हैं परसेप्शन फैलाने की कोशिश की कि साइप्रस वो गए हुए हैं टर्की के खिलाफ अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए। टर्की एक नाटो कंट्री है, टर्की के पास शानदार आर्मी है, टर्की में अमेरिका के वॉरहेड्स हैं, एटॉमिक वॉरहेड्स हैं, यानी उसके पास अपनी एटॉमिक पावर नहीं है, लेकिन अमेरिका ने उसको एटॉमिक वॉरहेड्स दिए हुए हैं। साइप्रस से आप कौन सा ऐसा समझौता कर लेंगे, साइप्रस के साथ आप ऐसा क्या कर लेंगे कि टर्की को नीचा दिखा सकें या टर्की को कमजोर कर सकें? असल बात क्या है, टर्की तो बहाना है, भक्तों को बेवकूफ बनाने के लिए टर्की का बहाना किया गया है। असलियत यह है कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी, जिनको अडानी ग्रुप का मास्टर माइंड कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि रहते वो पर्दे के पीछे हैं, लेकिन अडानी ग्रुप का सारा कामकाज वही देखते हैं, वो विनोद अडानी साइप्रस के नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं है, साइप्रस के नागरिक हैं और साइप्रस में उनका लंबा चौड़ा बिजनेस फैला हुआ है। ऐसा ही एक फंड है न्यू लिएना फंड, जो साइप्रस का फंड है और इसके अंदर अडानी का 3600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। अब ये जो न्यू लाइना फंड है, ये अडानी के पैसों को घुमाने के काम आता है। एमी कार्प एक शेल कंपनी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो विनोद अडानी से जुड़ी हुई है। विनोद अडानी से कम 17-18 शेल कंपनियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक एमी कार्प भी है। कहा यह जाता है कि एमी कार्प के थ्रू न्यू लिएना में पैसे लगाए हुए हैं अडानी ने, और इसके अलावा मॉरिशस के भी कई इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अडानी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनमें भी एक एमी कार्प है। यानी साइप्रस जो है वो अडानी के बिजनेस का, शेडी बिजनेस का एक बहुत बड़ा अड्डा है। आरोप जो लगाया है वो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक आरोप लगाया है ये कि साइप्रस जो मोदी जी गए हुए हैं, दरअसल अडानी को फायदा पहुंचाने गए हुए हैं। अडानी की थोड़ी मुश्किलें हैं। इजराइल में जो वार चल रहा है, ईरान और इजराइल का वार जो चल रहा है, उसमें हाइफा पोर्ट पर, हाइफा रिफाइनरी पर लगातार ईरान हमले कर रहा है। अब हाइफा पोर्ट में आप जानते हैं कि अडानी की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। जो G20 भारत में हुआ था, जिसका बड़ा शोर मचा था, उसमें बाकी क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन अडानी का फायदा यह हुआ कि हाइफा पोर्ट उनको मिल गया और हाइफा पोर्ट से सीधे गुजरात का जो पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट तक, हाइफा पोर्ट पे भी अडानी की अच्छी खासी हिस्सेदारी है और मुंद्रा पोर्ट पर तो अडानी की पूरी हिस्सेदारी है। वही मुंद्रा पोर्ट जिस पर अक्सर ड्रग्स पकड़ी जाती है। अब हाइफा पोर्ट का अगर नुकसान होता है तो सीधा नुकसान अडानी का होगा। और सिर्फ इतना नहीं है, अडानी के इजराइल से जो समझौते हुए हैं उसमें हथियार का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे इजराइल पूरी टेक्निक देता है और उसी टेक्निक से अडानी जो है वो ड्रोन बनाते हैं। ये ड्रोन जो हैं, अभी भारत पाकिस्तान की जो स्कर्मिश हुई थी, जो वहां झड़प हुई थी, उसमें भी इस्तेमाल हुए थे। और भी बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जो पूरी तरह से इजराइल के हैं, डिजाइन टेक्निक सब उनकी है, सिर्फ उनको अडानी अपना सील लगाकर, अपना लेबल लगाकर इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं, इंडिया में रेप्लिकेट करते हैं। बहुत लंबी कहानी है, कभी बहुत डिटेल में सुनाऊंगा, लेकिन यह तो सच है कि ईरान इजराइल की लड़ाई में कहीं ना कहीं अडानी का मामला भी फंसा हुआ है। कहीं यही तो यह वजह नहीं कि भारत ईरान के साथ खुलकर खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अडानी के हित हमेशा सीधे इजराइल के साथ जुड़ गए हैं। कहीं मोदी जी G7 में जाने के लिए इसीलिए बेकरार तो नहीं थे कि ट्रंप से मुलाकात होगी तो अडानी के बारे में कुछ बात कर लेंगे, धीरे चीजें खुलेंगी, जैसे चीजें खुलेंगी और डिटेल में इस पर बात होगी। आज और भी बहुत सारी जरूरी खबरें हैं जिनको लेकर आ रही हैं शालिनी, देखते रहिए पूरा वीडियो। अब आगे की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। हरदोई में पिता की बेइज्जती पर बेटी ने पेट्रोल पंप कर्मी पर तानी पिस्टल। पेट्रोल पंप वाले से किसी बात को लेकर पिता एहसान खान और कर्मचारी के बीच हुई थी कहासुनी।
एमपी के शिवपुरी में निर्माण कार्य के दौरान हुआ हादसा, फ्लाईओवर ब्रिज का स्लैब गिरा, 6 मजदूर हुए घायल। अमरोहा की पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका, 5 महिलाओं की हुई मौत, 12 लोग गंभीर रूप से झुलसे। ब्लास्ट इतना तेज हुआ कि मलबा 300 मीटर दूर तक फैला। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने की भारतीय मूल के व्यक्ति की हत्या, पुलिस अधिकारी पर लगा आरोप। उसने 42 साल की गौरव कुंदी को जमीन पर पहले पटका, फिर दबाई गर्दन, जिससे हुई उसकी मौत। कोरोना से लगातार दूसरे दिन 10 से ज्यादा मौतें, जबलपुर में डिलीवरी के बाद महिला की जान गई। देश भर में 7,264 एक्टिव केस मिले। एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, हांगकांग से दिल्ली आ रहे विमान को वापस लौटाया गया। एनसीपी के शरद पवार ने कहा, गजा संघर्ष विराम प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने का भारत का फैसला उसकी विदेश नीति के मुताबिक नहीं है। 16 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी, राजस्थान के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट। एमपी में 24 से 48 घंटे में आ सकता है मॉनसून। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने क्यों दिया विवादित बयान? एक तरफ अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ये बयान देते हैं कि ये एक्सीडेंट था, कोई रोक नहीं सकता था। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के केदारनाथ में हुए हालिया हेलीकॉप्टर हादसे में जब लोग एकदम सदमे में आ गए, 7 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गई, और वो भी तब जब ये पिछले 6 हफ्तों में 5वां ऐसा भयानक हादसा था, जो ये साफ बयां करता है कि कोई इकलौती घटना नहीं थी, बल्कि लापरवाही और नाकाम सिस्टम का एक डरावना सिलसिला था। वहीं दूसरी ओर जब इस बारे में बीजेपी के नेताजी से सवाल पूछा गया तो जवाब सामने आया, वो वाकई में शर्मनाक नजर आता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम से पत्रकारों ने इस दिल दहला देने वाले मुद्दे पर जब सवाल किया तो नेताजी गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पत्रकार का ये सवाल था कि बार बार हो रहे ऐसे हादसों पर सरकार की क्या तैयारी है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? और दुष्यंत गौतम जो थे वो आग बबूला हो गए और जवाब दिया कि आप कोई योजना बना लीजिए, आप हेलीकॉप्टर चला लीजिए जिसमें कोई ना मरे। आप बहुत बड़े महापुरुष हैं, गारंटी दीजिए कि कोई हादसा नहीं होगा। लानत है ऐसी गैर जिम्मेदारी पर। जहां लोगों की जान जा रही है वहां नेताजी अपनी इंसानियत छोड़कर बौखलाहट में बकवास कर रहे हैं। यह है इनका जनता के प्रति रवैया। आखिर सिस्टम की खामियों का खामियाजा आम लोग क्यों भुगते? कब तक यूं ही जान जाती रहेंगी और नेताजी बेशर्मी से अपने हाथ झाड़ते रहेंगे? बाबा रामदेव के आरोपों पर क्या बोली टर्किश कंपनी? गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने बिना किसी आधार के 14 जून को कहा था कि मुझे ये पता चला है कि तुर्की के एक एजेंसी विमानों में मेंटेनेंस का काम करती है। कहीं तुर्की ने तो इसके जरिए दुश्मनी तो नहीं निकाली? अब तुर्की ने इन आरोपों का खंडन कर दिया है। तुर्की सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशन सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन ने रविवार को साफ किया कि उनकी टर्किश टेक्निक कंपनी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों का रखरखाव नहीं करती है। वहीं तुर्की ने इन दावों को बिल्कुल गलत और भारत तुर्की के संबंधों को खराब करने के उद्देश्य से फैलाई गई झूठी और भ्रामक जानकारी करार दिया। इसके अलावा उनका दावा है कि एयर इंडिया और टर्किश टेक्निक के बीच 2024 और 2025 में जो एग्रीमेंट हुए थे वो सिर्फ B777 वाइड बॉडी वाले मेंटेनेंस के रखरखाव से जुड़े हैं। जो विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर हादसे का शिकार हुआ वो इस एग्रीमेंट के दायरे में नहीं आता था। अब तक टर्किश टेक्निक ने एयर इंडिया के इस प्रकार के किसी भी विमान का मेंटेनेंस नहीं किया है। हमें ये जानकारी है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का आखिरी बार किस कंपनी ने रखरखाव किया था, लेकिन अनावश्यक अटकलों से बचने के लिए हम इस पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। गलत जानकारी को रोकने वाले सेंटर फॉर काउंटिंग डिसइंफॉर्मेशन ऐसे सभी प्रयासों पर नजर बनाए हुए हैं जो हमारे प्रमुख ब्रांड्स की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुर्की की जनता की ओर से हम भारत की इस दुखद विमान दुर्घटना पर गहरा शोक प्रकट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री क्यों हुए ट्रोल? मोहमाया का पाठ पढ़ाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जब ऑस्ट्रेलिया में 60,000 की जैकेट और गुच्ची के चश्मे में दर्शन देने लगे तो भक्तों की भी आंखें
फटी रह गई और ट्रोलर्स ने भी उनको जमकर घेरना शुरू कर दिया। पर्ची निकालकर लोगों का भूत भविष्य बताने वाले बाबा देश में हो रहे हादसों पर भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पा रहे, इस पर भी सवाल उठने लगे। वहीं जब सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें घेरा तो बाबा तिलमिला उठे, बोले जैकेट शिष्यों ने दी, चश्मा आंखों में जलन से पहना, और हाँ, अगर इतनी ही जलन है तो कल 1.25 लाख की जैकेट भी पहनेंगे। वाह बाबा, क्या जलाने का तरीका है बताइए। बाबा लोग भी लोगों से जलने जलाने की बात करेंगे। क्या किसी बाबा को ऐसी बातें शोभा देती हैं? अपने शान और शौकत पर उठे सवाल को लेकर बाबा ने यह भी कहा कि बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े नचैया जो समाज को दारू पीने का उपदेश देते हैं, जो सिगरेट पीकर बच्चों को बर्बाद करते हैं, गंदी गंदी फिल्में बनाकर तुम्हारा टिकट के पैसों से ऐशो आराम करते हैं, उन पर कमेंट करने में तो तुम्हारी नानी मर जाती है, लेकिन हिंदुओं को ट्रोल करने में तुम्हें मजा आता है। तो अब क्या ये मान लें कि ब्रांडेड जैकेट और गुच्ची के चश्मे पर सवाल उठाना हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना हो गया है? मतलब बाबा की लग्जरी पर सवाल पूछो तो हिंदू विरोधी हो गए। और क्या गरीब कन्याओं और कैंसर अस्पताल के नाम पर बाबाओं के ये महंगे शौक एकदम जायज हो जाते हैं? अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर तो सवाल उठेगा ही, क्योंकि उपदेश और उनकी जीवन शैली में इतना बड़ा गैप जो नजर आ रहा है। लोग लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं, जब आप त्याग का उपदेश दे रहे हैं तो खुद भोग में लीन क्यों दिख रहे हैं? और उपदेश और जीवन शैली के बीच ये आसमानी गैप लोगों को भी अब खटक रहा है। अमेरिका में मिलिट्री परेड के दौरान क्यों हुआ ट्रंप का विरोध? अमेरिका की सॉल्ट लेक सिटी में नो किंग्स नाम के विरोध प्रदर्शन को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में आयोजित किया गया था। प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति राइफल लेकर आया और प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की कोशिश करने लगा। तभी 24 वर्षीय आर्टुरो गैम्बोआ नाम के एक प्रदर्शनकारी ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में राइफल वाला व्यक्ति 39 वर्षीय आर्थर फॉलासा आहलू नाम का एक राहगीर घायल हो गया। बाद में आर्थर फॉलासा आहलू की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने आर्टुरो गैम्बोआ को शनिवार शाम हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सॉल्ट लेक सिटी के पुलिस प्रमुख ब्रायन रेड ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना की जानकारी दी। दरअसल जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन वॉशिंगटन में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया था। इसी दौरान ट्रंप के विरोध में पूरे अमेरिका में लगभग 2000 जगहों पर नो किंग्स यानी अमेरिका का कोई राजा नहीं है के नाम से विरोध प्रदर्शन हुए। वॉशिंगटन में 34 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर मिलिट्री परेड का आयोजन हुआ था और उसी दिन ये बड़ी घटना सामने आई। तो ये थी खबरें आज की। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।